प्यारे बच्चों, स्वागत है आज मेरे विराट क्लासेज में आप सभी लोगों का। आज हम लोग केमिस्ट्री जो रासायनिक बलगतिकी का लेसन चल रहा है उसको लेकर के हम लोग पार्ट 3 को क्लियर करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फार्मूला क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है वेग को लेकर के जो है रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है उसको लेकर के हम लोगों ने फार्मूले को पढ़ा। हमने वेग का फार्मूला 3 तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग ध्यान भी दिए होंगे वहाँ पे। तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। तो मान लेते हैं कि माना कोई अभिक्रिया यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कोई अभिक्रिया यहाँ पर है, अभिक्रिया R गिव्स आउट P, रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट, कोई अभिक्रिया है रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट। और इसको लेकर के अगर हम वेग का फार्मूला लिखें तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है कि जो वेग का फार्मूला होता है वेग बराबर क्या होता है माइनस dr की सांद्रता अपान क्या dt, है ना। ये आप फार्मूला पढ़े हैं, वेग का फार्मूला ये पढ़े हैं। और वेग का फार्मूला एक और पढ़े हैं, वेग बराबर है ना dp की सांद्रता अपान क्या dt। और एक पढ़े हैं वेग का फार्मूला वेग इक्वल टू k r की सांद्रता पावर n। मतलब इतने सारे फार्मूले आपने पढ़ा, ठीक है। 3 फार्मूले आपने वेग का पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग का 3 फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। वेग बराबर होता है माइनस dr की सांद्रता अपान dt, वेग बराबर dp की सांद्रता अपान dt और वेग बराबर k r की सांद्रता पावर n। n क्या है अभिक्रिया की कोटि है। इन सारे फार्मूले में आपको एक बात अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर रिएक्टेंट है और इसमें भी रिएक्टेंट है, लेकिन इसमें रिएक्टेंट नहीं है। 2 रासायनिक अभिक्रिया के वेग के फार्मूले में आपको 2 में रिएक्टेंट दिख रहा है, तो प्रोडक्ट वाले को हम नहीं लेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट वाले को लेकर के यहाँ पर एक नया फार्मूला हम बनाएंगे और उससे डेरिवेशन करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग का समीकरण। लेकिन दोनों में अगर रिएक्टेंट देखिए इसमें है तो इन्हीं दोनों को हम लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं इस वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को लेकर के तीसरा फार्मूला यहाँ पर बनाते हैं और उसी को लेकर के हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये आपका हो गया वेग बराबर, ठीक है, वेग बराबर क्या के r की सांद्रता, ठीक है, पावर n, r की सांद्रता पावर n। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये 2 समीकरण है। आप यहाँ कह सकते हैं कि सर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम ध्यान से देखें दोनों का एक साइड बराबर है तो ये भी साइड बराबर होगा। मतलब एक तरह से हो जाएगा dr की सांद्रता अपान dt और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा k r की सांद्रता पावर क्या r की सांद्रता पावर n, है ना। दोनों समीकरण 1 और 2 से दोनों का एक साइड बराबर था, दूसरा साइड क्या हो गया बराबर हो गया। ये आपको फार्मूला मिला। अब यहाँ पर हमको जो है समीकरण निकालना है वो शून्य कोटि के लिए निकालना है। और आपको मैंने बताया था शून्य कोटि के लिए क्या होता है, शून्य कोटि के लिए, है ना, शून्य कोटि के लिए हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, शून्य कोटि के लिए लिखते हैं n बराबर क्या 0। n बराबर 0 यहाँ पर अगर हम रख दें तो हमको क्या मिलेगा माइनस dr की सांद्रता अपान dt इक्वल टू हो जाएगा k r की सांद्रता पावर n के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 0। और किसी का n का मान 0 क्यों रखा गया, क्योंकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निगमन कर रहे हैं, तो n का मान हमने 0 रखा, n का पावर 0 रखा। तो ये किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है, आपको पता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको जो मिलेगा हो जाएगा d है माइनस डी r की सांद्रता अपान dt इक्वल टू हो जाएगा k, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो ये आपको मिला, है ना, dr की सांद्रता अपान dt इक्वल टू k। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना हो गई, इसकी वैल्यू आपको 1 मिल गई, किसके r के पावर 0 है तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो आप बताएं।
जी, यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा है। आगे हम आपको बताते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो है के, ये हो जाएगा डी टी, के डी टी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका 1 अगर लिख देते हैं यहाँ पे और 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें हो जाएगा के डी टी और इसका इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका माइनस डी आर की सांद्रता, माइनस डी आर की सांद्रता, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब माइनस को अगर हम इधर भेज दें तो आपको क्या मिलेगा, ये आएगा माइनस के डी टी इजक्वल टू ये आएगा डी आर की सांद्रता, डी आर की सांद्रता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर लीजिए। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस को बाहर कर लीजिए, के डी टी इजक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आर की सांद्रता, डी आर की सांद्रता। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, समाकलित वेग समीकरण है तो हम समाकलन करेंगे। समाकलित वेग समीकरण है तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे और समाकलन करके हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या निकालेंगे, फार्मूले को निकालेंगे समाकलन करके, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान से समझ लें क्योंकि अब जो है समाकलन होगा और समाकलन मैथ के बच्चे समझ सकते हैं। चलिए तो अब समाकलन करते हैं। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, अब इसके बाद हम समाकलन करते हैं साथ। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे नोट पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा कि t बराबर 0 पर हम r की सांद्रता को, t बराबर 0 पर r की जो सांद्रता है, r की सांद्रता जो है इसको हम r नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, r नॉट कहते हैं। t बराबर 0 पर r की सांद्रता को r नॉट कहते हैं। t बराबर अगर t सेकेंड ले लिया जाए, t बराबर t सेकेंड पर जो r की सांद्रता है वो r की सांद्रता को हम rt कहते हैं, rt कहते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। t बराबर अगर 0 है तो r की जो सांद्रता है उसको rt कहेंगे और t बराबर t सेकेंड है तो r की सांद्रता को, t बराबर 0 है तो r की सांद्रता को r नॉट और t बराबर t सेकेंड है तो r की सांद्रता को rt कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, माइनस के क्या है, d के साथ जो रहता है, समाकलन का नियम है कि d के साथ जो रहता है वही बीच में रहना चाहिए। d के साथ कौन है, t, अगर t रहता तो t बीच में रहता, लेकिन t वो कुछ है नहीं, क्या है, k है। तो d के साथ जो है वही बीच में रहेगा, इसके अलावा a to z कुछ भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर कर लेंगे। समाकलन का रूल है ना, कि बीच में कौन रह सकता है, t का पद कोई रह सकता है। अगर t कुछ रहता, t स्क्वायर रहता, t पावर 3 रहता, कुछ भी रहता तो t बीच में रहता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, k है तो d के साथ t है तो t ही बीच में रह सकता है और इसके अलावा अगर कोई भी है, चाहे नंबर हो चाहे और कोई अक्षर हो, वो क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा और उसको हमको बाहर करना पड़ेगा। तो माइनस के को बाहर कर लीजिए और ये हो जाएगा क्या, डी टी इजक्वल टू, यहाँ पर समझिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आर की सांद्रता, डी आर की सांद्रता। अब यहाँ पर देखिए t के साथ t है तो t की लिमिट रखेंगे, d के साथ t है तो t की लिमिट, t पहले कितना था, 0 था, फिर t कितना हो गया, t फिर t सेकेंड हो गया, ठीक है। और d के साथ r है तो यहाँ r की लिमिट रखेंगे, r पहले कितना है, r पहले r नॉट है, फिर r कितना हो गया, rt हो गया, r कितना हो गया, rt हो गया, ठीक है। अब समझिए बीच में नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ बीच में नहीं कुछ है तो 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वो क्या है कि इंटीग्रेशन अगर dx लिखा है तो बीच में क्या है, 1 है। इंटीग्रेशन अगर dy लिखा है तो बीच में क्या है, 1 है। इसका समाकलन, एक का समाकलन x के सापेक्ष x और एक का समाकलन y के सापेक्ष y होता है,
ठीक है, ये समाकलन का रूल है, समाकलन का फार्मूला है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप याद कर लीजिए कि समाकलन का जो फार्मूला है वो डी के साथ जो रहता है एक का समाकलन वही होता है, एक का समाकलन वही होता है। तो यहाँ पर एक का समाकलन जो है टी के सापेक्ष क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिए एक का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स, एक का समाकलन वाई के सापेक्ष वाई। यहाँ पे अगर ये भी कह सकते हैं कि एक का समाकलन जेड के साथ क्या होगा, डी के साथ जेड है तो यहाँ क्या आएगा, जेड आएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखें। तो यहाँ एक का समाकलन टी के सापेक्ष, क्योंकि डी के साथ टी है, डी के साथ एक्स था तो एक्स हुआ, डी के साथ वाई था तो वाई हुआ, डी के साथ जेड था जेड हुआ। यहाँ डी के साथ टी है तो क्या हो जाएगा, डी के साथ टी है तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। और लिमिट जो यहाँ पर है कुछ इस तरह से लिखेंगे, नीचे लिमिट 0 है, ऊपर लिमिट क्या है, टी है। ठीक है, नीचे लिमिट 0 है, ऊपर लिमिट क्या है, टी है। एक का समाकलन हमने कर दिया। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक का समाकलन आर के रिस्पेक्ट में, आर है, डी के साथ आर है तो क्या होगा, आर होगा। डी के साथ आर है तो क्या, डी के साथ आर है तो आर होगा। डी के साथ जो रहता है वही होता है, तो डी के साथ आर है तो आर हो जाएगा। लिमिट देख लीजिए, लिमिट नीचे क्या है, आर नॉट है, ऊपर क्या है, ऊपर आर टी। ठीक है, ऊपर क्या है, आर टी। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे तो जाएगा माइनस के, पहले ऊपर की लिमिट यहाँ रखेंगे, ऊपर की लिमिट रखेंगे तो टी के स्थान पर टी रखेंगे तो जाएगा टी, फिर माइनस, ये फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर मतलब ऊपर वाला पहले इसके स्थान पर रखेंगे, फिर माइनस, फिर इसके स्थान पर नीचे वाला रखेंगे 0। ठीक है, बराबर, पहले ऊपर वाला रखिए आर के प्लेस पे तो हो जाएगा आर टी, फिर माइनस, फिर नीचे वाला रखिए क्या हो जाएगा, आर नॉट। ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट को हटाने का या तोड़ने का फार्मूला होता है कि पहले हम ऊपर वाला रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाला रखते हैं। पहले ऊपर वाला रखेंगे इसके प्लेस पे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाला रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिल गया आपको माइनस के टी बराबर, ये हो गया क्या, आर टी माइनस आर नॉट, आर टी, ये टी नीचे रहेगा, टी को बराबर मत लिखिएगा। ठीक है, आर टी माइनस आर नॉट। तो यहाँ से आपको जो फार्मूला मिला अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल गया, आर टी बराबर है ना माइनस के टी, यहाँ पे पहले से है, और ये आर नॉट को इधर भेज दीजिए तो जाएगा प्लस आर नॉट, क्या जाएगा, प्लस आर नॉट। ठीक है, तो ये आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फार्मूला मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, और क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसा मैं देख लूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। कुछ नहीं करना साथियों, कोई अभिक्रिया रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट आप मान लें, और जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट को लेकर के 2 फार्मूले मिलते हैं, और ये दोनों फार्मूलों का मैंने पीछे बता चुका है कैसे आए थे, किस तरह आए थे। अभिक्रिया की कोटि वाला ये है, और ये है आपका औसत वेग का फार्मूला रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट वाला क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट वाला अकेला ही है ना, उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिएक्टेंट वाला यहाँ दोनों के दोनों है, दोनों की तुलना हम कर सकते हैं। दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड आपस में बराबर होगी। यहाँ से t बराबर 0 क्यों लिया गया, n बराबर 0 क्यों लिया गया, क्योंकि शून्य कोटि की बात हो रही है, और शून्य कोटि के लिए n का मान 0 रखते हैं। जैसे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ क्या बचा, k। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस गुणा कर दिया, तो इसका इसमें कर दिया और इसका इसमें कर दिया। तो जब इसका इसमें कर दिया तो हो गया k dt, और इसका एक में किया तो वही रह गया माइनस डी आर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि माइनस को मैंने इधर भेज दिया, माइनस इधर आ गया तो यहाँ हो गया क्या, डी आर। दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन, ये समाकलन का निशान है। इधर भी समाकलन लगा दीजिए, इधर भी समाकलन लगा दीजिए, दोनों तरफ समाकलन लगा देंगे। और एक बात याद रखिएगा, t बराबर जब 0 रहेगा तो r को r नॉट कहते हैं, इसको याद रख लीजिए। जब t बराबर 0 है तो r की सांद्रता को r नॉट कहते हैं, और t बराबर अगर t सेकेंड लग गया तो r को rt कहते हैं, r की सांद्रता क्या कहते हैं, rt कहते हैं। तो यहाँ पर लिमिट वही रखेंगे। लिमिट कैसे रखेंगे ध्यान समझिए,
मैंने क्या किया, के को बाहर कर लिया। क्यों बाहर किया गया, क्योंकि डी के साथ टी है, तो डी के साथ टी है तो बीच में उन दोनों के टी वाला कोई पद रहता तो रहता, लेकिन टी के अलावा कोई है तो वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे। तो कांस्टेंट के इसको बाहर मैंने कर लिया, तो बीच में क्या बचा, एक, और हो गया डी टी। यहाँ पर नहीं कुछ है तो ठीक उसी तरह मैंने लिख लिया। और ये हो गया आपका। अब लिमिट रखेंगे, जब लिमिट रखते समय हम देखेंगे कि टी वाले का टी के साथ लिमिट रख देंगे और आर वाले का आर के साथ लिमिट रखेंगे। टी का लिमिट क्या है, 0 फिर टी, तो हो गया 0 नीचे ऊपर टी। आर का देख लीजिए, पहले आर नॉट था फिर आर टी, तो आर नॉट पहले फिर आर टी। ठीक है। अब यहाँ एक का समाकलन टी के सापेक्ष करेंगे तो टी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि एक का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स होता है, वाई के सापेक्ष वाई होता है, जेड के सापेक्ष जेड होता है। तो उसी तरह से एक का समाकलन टी के सापेक्ष टी होगा। आर का यहाँ पे एक का समाकलन आर के सापेक्ष आर होगा। और लिमिट में उसी तरह लिखा, नीचे 0 लिखा ऊपर टी लिखा, और ये उसी तरह लिखा है। नीचे मैंने आर नॉट लिखा, ऊपर क्या लिखा, आर टी लिखा। अब इस लिमिट को तोड़ने का नियम है कि भैया पहले इसके प्लेस पे आप ऊपर वाला लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर इसी के प्लेस पे नीचे वाला लिखो। तो मैंने पहले ऊपर वाला लिखा अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखा। पहले ऊपर वाला रखा अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखा। ठीक है। और यहाँ से मैंने इसका गुणा कर दिया तो हमको ये मिला माइनस के टी हो गया, ये 0 है कोई मतलब नहीं है, माइनस के टी हो गया आर टी माइनस आर नॉट। यहाँ से आर टी का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। तो आर टी इसी को रहने दीजिए यहीं पे और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो माइनस के टी प्लस आर नॉट। यहाँ तक आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का ये फार्मूला है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ थोड़ा सा समझ लेते हैं साथियों, ग्राफ क्या होता है। ठीक है। आपको फार्मूला जो मिला, ये मिला है क्या, आर टी इज इक्वल टू, ये टी आपका नीचे है, टी हमेशा याद रखिएगा टी नीचे है, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये आपको फार्मूला मिला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फार्मूला, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अगर इसकी हम तुलना करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, रेखा का समीकरण है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इसका हमें ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ आप कैसे बनाते हो, ग्राफ आप इस तरह से बनाते हो। ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ये हो गया क्या, y ऊपर, इधर क्या होता है x। ठीक है, x अक्ष, ये x अक्ष होता है इधर, और इधर ऊपर क्या होता है, y अक्ष होता है। तो मैंने x अक्ष को दिखा दिया, y अक्ष को दिखा दिया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो यम है, यम को क्या कहते हैं, ये आपका प्रवणता है। यम प्रवणता है, प्रवणता मतलब ढलान है। ठीक है, ढलान को यम कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो प्रवणता है। और सी क्या है, सी वाई अक्ष पे कटान बिंदु होता है। सी क्या होता है, वाई अक्ष पे कटान बिंदु होता है। तो कटान बिंदु यहाँ पर मान लीजिए आपका सी हो गया, सी कटान बिंदु हो गया। और यम क्या, ढाल है, प्रवणता है। प्रवणता मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ढाल बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। और यम अगर प्लस है तो ढाल ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये हो गया प्लस यम। प्लस यम मतलब यम का मान वो प्लस है तो ऊपर की तरफ ढाल हो जाएगा। अगर यही यम माइनस रहता तो ये ढाल नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये ढाल नीचे की तरफ होता है अगर माइनस रहता तो। जैसे आप यहाँ पर दूसरा समझे लीजिए ग्राफ, ये आपका एक्स हो गया, ये हो गया वाई अक्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कटान बिंदु वाई अक्ष पे हमने ले लिया सी। और यहाँ पे अगर हम इस समीकरण को लिखें y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो सी तो हो गया कटान बिंदु, y ये हो गया, x ये हो गया, माइनस यम है। माइनस मतलब ढलान, यम मतलब ढलान हो गया, प्रवणता हो गया, माइनस मतलब नीचे की तरफ, ये हो गया माइनस यम, माइनस यम, माइनस यम हो गया नीचे की तरफ ढलान। ठीक है, तो अगर इस समीकरण को आप देखें जो मिला है तो ये भी कुछ इसी तरह से मिला है। y के प्लेस पे ये है, m के प्लेस पे ये है, x के प्लेस पे ये है, c के प्लेस पे ये है। अगर इसको हम देख करके ग्राफ बना दें साथियों, है ना, ग्राफ बना दें तो ग्राफ बनाइए ना, यहाँ पे y के प्लेस पे कौन है, y के प्लेस पे कौन है, RT है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया RT। ठीक है, और x के प्लेस पे कौन है, x के प्लेस पे t है। ठीक है, y और x हो गया। अब इसके बाद दिख रहा है यहाँ तक कि कोई दिक्कत है, पहले आप बताएं यहाँ तक दिख रहा है। चलिए, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब आपको
समझना है ग्राफ को ध्यान से। ग्राफ आप समझे पहले, y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ पहले समझ लें क्या होता है, कैसे बना है, इसके बाद वो ग्राफ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर y बराबर mx प्लस सी का देखिए, यम अगर प्लस है तो ढलान ऊपर की तरफ, यम अगर माइनस है तो ढलान नीचे की तरफ, और y ये होता है, x ये होता है, और c मतलब कटान बिंदु y पे कटान बिंदु c मान लीजिए, और यम अगर प्लस है तो ढलान ऊपर की तरफ, अगर यम माइनस है तो ढलान नीचे की तरफ। ये क्लियर हुआ आपको। अब उसी से अगर देखा जाए, इसी की तुलना इससे कर दिया जाए तो y के प्लेस पे कौन RT है तो मैंने RT लिख दिया, x के प्लेस पे कौन t है तो मैंने t लिख दिया इधर x अक्ष में, c का मतलब कटान बिंदु कौन है R0 है, तो y अक्ष पे कटान बिंदु होता है c, यहाँ पे क्या लिखेंगे R0, ये R0 हो गया। और यहाँ पे जो आपका यम के प्लेस पे क्या है माइनस के है, मतलब ढलान जो है प्रवणता वो माइनस के रूप में है, तो नीचे की तरफ होगा, और उसका मान क्या है माइनस के है, तो माइनस के मतलब ये हो गया साथियों, ये हो गया माइनस के। ये है ग्राफ किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण भी आपको मिल गया, और इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ भी आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है, आपको लिमिट वगैरह पर ध्यान देना पड़ेगा। लिमिट है ना, टी के को लेकर के टी की लिमिट रख दीजिएगा, है ना, पहले इतना था फिर इतना हो गया। आर को लेकर के पहले आर की लिमिट रख दीजिएगा, पहले इतना था फिर बाद में इतना हो गया, तो पहले इतना, जो पहले और नीचे बाद वाला ऊपर। ठीक है, और फिर इसके बाद समाकलन करने का मैंने नियम बता दिया। आप बायो हैं चाहे मैथ हैं उससे नहीं मतलब, मैंने आपको फार्मूला बता दिया यहाँ पर कि एक का समाकलन x के सापेक्ष x, y के सापेक्ष y, z के सापेक्ष z। उसी तरह यहाँ एक का समाकलन t के सापेक्ष t, और एक का समाकलन r के सापेक्ष r, और यहाँ लिमिट नीचे वाली ऊपर वाली लिखा गया दोनों का। ठीक है, फिर इसके बाद तोड़ दिया गया। लिमिट कैसे तोड़ते हैं, पहले ऊपर वाला लिखते हैं अपर लिमिट, इसके स्थान पे फिर माइनस, फिर नीचे वाला रखते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी पहले ऊपर वाला रखेंगे, फिर माइनस, फिर नीचे वाला रखेंगे। फिर यहाँ से हमने RT का मान निकाल लिया, RT मतलब RT का मान इसको इधर भेज दीजिए तो ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया माइनस KT, और ये पूरा यहाँ से RT का मान निकालेंगे तो ये माइनस R0 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, और ये पूरी तरह से y इज इक्वल टू mx प्लस सी की तरह है, mx प्लस सी की तरह है जो रेखा का समीकरण होता है। बस यहाँ पर क्या है माइनस है, माइनस मतलब ढलान नीचे की तरफ, प्लस रहता है ढलान ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, इससे तुलना करके मैंने इसका ग्राफ भी यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत मेन है जो समाकलित वेग समीकरण जो मिला है आपका, ये बहुत मेन है, क्योंकि इस पूरे लेसन में ना न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तभी समझ में आएगा जब आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। ठीक है, फिजिक्स तो है लेकिन ये आपको कौन सी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन आप एक तरह से क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन है इस लेसन में, और डेरिवेशन का मतलब एक तरह से फिजिक्स। ठीक है, तो डेरिवेशन समझिए कैसे हुआ, और फिर इसको हम आगे बताएंगे, इसको और एक्सप्लेन करके। आगे जब सवाल लगेगी तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, फिर अर्ध आयी काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।